तो बड़ी खबर है, इससे जुड़ी हुई खबर यह है कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और मुंबई पुलिस ने 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट भी लगाया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त की जी न्यूज के पास मुंबई पुलिस की चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। उसी के बिना पर यह बड़ी जानकारी जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पोर्नोग्राफी केस में नया क्या है ये आप जानिए। जो चार्जशीट दाखिल की गई है उस चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी का बयान यानी राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज है। 1500 पन्नों की ये चार्जशीट है जो दाखिल हुई है और शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट इसमें लगाया गया। स्टेटमेंट के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने पुलिस को बताया है कि साल 2015 में राज कुंद्रा ने वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत की थी। शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2015 से जुलाई 2020 तक इस कंपनी की डायरेक्टरशिप भी संभाली, लेकिन फिर और जो हिस्सेदारी रही शिल्पा शेट्टी की वो 24.50% थी। बाद में निजी वजहों की वजह से डायरेक्टर की पोस्ट से शिल्पा ने रिजाइन कर दिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है शिल्पा के स्टेटमेंट की वो ये है कि शिल्पा शेट्टी ने प्रॉपर्टी सेल के अधिकारियों को हॉटशॉट्स और बॉलीफेम के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से मना किया है। शिल्पा शेट्टी के मुताबिक उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि राज कुंद्रा इस तरह का कोई काम कर रहे हैं। तो वो राज कुंद्रा जो जेल में बंद इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनकी जमानत कब उन्हें जमानत मिलेगी, अपनी अर्जी पर वो लगातार काम कर रहे थे कि कैसे भी वो जेल से बाहर आ जाए। लेकिन उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी, जो जानकारी मिली है ये बहुत बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिवली जी न्यूज के पास वो कॉपी भी है। 1500 पन्नों की चार्जशीट जो दाखिल की गई है उसमें शर्लिन चोपड़ा का स्टेटमेंट है और कई बड़े नाम हैं, लेकिन शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट मुश्किलें बढ़ा रहा है। राज कुंद्रा फरवरी 2019 दिसंबर 2019 तक आर्म्स प्राइम के डायरेक्टर थे। हॉटशॉट को अक्टूबर 2019 से रेवेन्यू मिलना शुरू हुआ था। चार्जशीट में क्या है ये इस वक्त हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं, पॉइंट दर पॉइंट। अगस्त 2019 अक्टूबर और अक्टूबर 2019 तक हॉटशॉट्स को गूगल से भुगतान हुआ था और कितने का भुगतान हुआ था ये भी आप देखिए। एप्पल से भी भुगतान हुआ था 1,14,58,925 रुपए का। पोर्नोग्राफी केस में अब नया क्या है ये समझिए। मुंबई पुलिस प्रॉपर्टी सेल की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 1500 पन्नों की ये चार्जशीट है जो मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल ने दाखिल की है। 43 गवाहों के बयान इसमें दर्ज हैं जिसमें शिल्पा शेट्टी एक हैं। चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया गया है। चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी का जो बयान है वो दर्ज हुआ है। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी हैं। अंकुर, ये बहुत बड़ी खबर, राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई और सबसे बड़ी बात ये कि शिल्पा शेट्टी का बयान इस चार्जशीट में दर्ज हुआ है। देखिए, अभी तक हमने 19 जुलाई को पहली जब अरेस्ट हुआ था, राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद से लगातार कई सारी बातें सामने आती रही हैं। उनके कई सारे प्लान सामने आते रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कैसे आपको लॉन्च किया जाना है, हमने कई बात देखी हैं। उनका रेवेन्यू मॉडल हमने देखा था। लेकिन इस दौरान पहली बार हमने ये भी देखा था कि मुंबई पुलिस शिल्पा शेट्टी के घर पे गई है, वहाँ पूछताछ हुई है। पूछताछ में कुछ बातें हुई हैं, कुछ सवाल किए गए हैं, लेकिन जवाब क्या निकल के आया, सवाल ये था। और ऑफिशियल जवाब पहली बार हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी का पोर्नोग्राफी मामले में और राज कुंद्रा के मैटर में उनका अपना क्या कहना है। वियान जो इंडस्ट्रीज बनाई गई थी उसमें उनका जो डायरेक्टर पद था उसको लेकर उनको क्या कहना है। पोर्नोग्राफी में राज कुंद्रा की लिप्तता या फिर हॉटशॉट्स जो ऐप है उसमें उनका जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें उनका क्या कहना है, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। शिल्पा शेट्टी, ये टोटल जो चार्जशीट है, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट है क्योंकि इससे पहले जो मेन चार्जशीट है उसको फाइल किया जा चुका है। इस चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी के बयान के मुताबिक साल 2015 में, अप्रैल साल 2015 में उन्होंने जो वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसमें वो इसमें एक हिस्सेदार बनी थी, डायरेक्टर बनी थी और तकरीबन जुलाई 2020 तक वो इस कंपनी की डायरेक्टर बनी रही हैं। 24.50% की उनकी हिस्सेदारी इस कंपनी में रही है। लेकिन इसके बाद उनका अपना बिजी, ऐसा उन्होंने बताया है कि उनका बिजी शेड्यूल था, वो अपना वक्त नहीं दे पा रही थी, डायलूट अपने आप को समय जो देना चाहिए था कंपनी को नहीं दे पा रही थी, इसलिए उन्होंने डायरेक्टर का पद जुलाई 2020 में इस कंपनी के पद को छोड़ दिया और उनकी जो हिस्सेदारी थी वो खत्म हो गई।
इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, हॉटशॉट्स और बॉलीफिल्म, ये आपको दो एप्लीकेशंस के नाम याद होंगे। हॉटशॉट वो एप्लीकेशन है जिसके ऊपर ये लोग लगातार जो पोर्नोग्राफी से भरे हुए जो वीडियो हैं उनको डाउनलोड कर रहे थे, लेकिन नवंबर के महीने में जब गूगल प्ले स्टोर इसको बैन कर देता है, तब उसके बाद प्लान बी के तौर पर निकल कर आता है बॉलीफिल्म। ये दो एप्लीकेशन हैं, इनके जरिए जो पोर्नोग्राफी है या सॉफ्ट पोर्नोग्राफी है उसको परोसा जा रहा था। वहां पर जाकर शिल्पा शेट्टी ने साफ तौर पर कहा है कि राज कुंद्रा इस तरह का कोई काम कर रहे थे, उनकी नॉलेज में नहीं था, क्योंकि उनका अपना एक बिजी स्केड्यूल है। उनकी बॉलीवुड लाइफ है, उनके शोज थे, उनके परफॉर्मेंस थी, तो इस दौरान वो नहीं ध्यान दिया करते थे कि राज कुंद्रा इस तरह के दो एप्लीकेशन की मदद से सॉफ्ट पोर्नोग्राफी या पोर्नोग्राफी के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ऐसा शिल्पा शेट्टी ने कहा है। तो ये इस चार्जशीट में मैं आपको जो बता रहा हूं, पहली बार राज कुंद्रा के बिजनेस को लेकर, इस कंपनी के मॉडल को लेकर, बिजनेस मॉडल को लेकर, वियॉन इंडस्ट्रीज में उनकी हिस्सेदारी को लेकर पहली बार शिल्पा शेट्टी ने अपनी तरफ से अपनी बातें रखी हैं, जो हम अपने दर्शकों के सामने बिल्कुल सटीक तौर पर लेकर आ रहे हैं। अंकुर, गूगल और एप्पल से पेमेंट का भी जिक्र है इसमें। ईमेल के जरिए जब जांच हुई तो ईमेल के जरिए जो जानकारी हुई, गूगल से 20,24,776 और एप्पल से 1,14,58,925 ये पेमेंट हुई है। क्या इसके अलावा, इन सारी पेमेंट्स के अलावा, कुछ हम ये भी माने कि शिल्पा शेट्टी ने इससे रिलेटेड भी कोई जिक्र किया होगा कि इन पेमेंट्स के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी? देखिए, शिल्पा शेट्टी पहले ही कह चुकी हैं, वो इस पूरी कंपनी के जो वर्किंग स्टाइल है या बिजनेस मॉडल है या रेवेन्यू मॉडल है उसके बारे में उनको नहीं पता था, क्योंकि वो जुलाई 2020 में ही वियॉन इंडस्ट्रीज को भी छोड़कर जा चुकी थी, मतलब उसका डायरेक्टर नहीं बनी थी। अब ये सवाल आता है कंपनी का रेवेन्यू, जिसके बारे में आप और हम बात कर रहे हैं, जो चार्जशीट में लिखा हुआ है। ये बात मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल ने अपने जब रिमांड लेने गई थी तब भी ये सामने रखी थी और अब उसको अपनी चार्जशीट का हिस्सा बनाया है। इसमें जो डेटा दिए गए हैं प्रॉपर्टी सेल के मुताबिक, इसके तहत कंपनी ने अगस्त 2019 से लेके अक्टूबर 2019 यानी 3 महीने का ये रेवेन्यू जो गूगल से उनको मिला है, वो 20 लाख की रकम, जिसके बारे में आप अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उसका जिक्र किया गया है। ये रकम 20,24,776 रुपए है। एप्पल से होने वाली जो इनकम है, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो डाउनलोड होता है उसके बारे में एक फीस ली जाती है दर्शकों से या जो भी उसका कंज्यूमर होता है, वो फीस के बारे में उनकी जो हिस्सेदारी है जिसका ये ऐप है, उसके बारे में हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एप्पल में जो दिसंबर 2020 तक की इनकम जो हुई है, अगस्त 2019 से लेके दिसंबर 2020 तक की इनकम है, वो 1,14,58,925 रुपए होती है। अब यहाँ गूगल के बारे में हमने इससे पहले बताया था 20 लाख की इनकम है, वो सिर्फ 3 महीने की इनकम थी, अक्टूबर 2019 से लेकर माफ कीजिएगा, अगस्त 2019 से लेकर अक्टूबर 2019 तक। हाँ। लेकिन अक्टूबर 2019 से लेकर ये जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई या जब फरवरी में ये मामला सामने आया, तब तक कितनी कमाई गूगल के जरिए इनको हुई है, गूगल ने अभी तक इनको जानकारी नहीं दी है। अगर आप एप्पल की इनकम का अंदाजा 1,14,00,000 के आसपास मानते हैं जो दिया गया है, तो अंदाजन इससे ज्यादा या लगभग इसके आसपास की ही इनकम इनको गूगल से भी हुई होगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो फिलहाल चार्जशीट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि गूगल ने इतनी जानकारी ही नहीं दी कि अक्टूबर 2019 से लेकर कितने डाउनलोड्स हुए और कितनी कमाई राज कुंद्रा को हुई या उनकी कंपनी को हुई। अच्छा अंकुर, सिलसिलेवार तरीके से हमें समझना चाहते हैं और इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। जो आर्म प्राइस छोड़ने का जो कारण था राज कुंद्रा का, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था वो उन्हें नहीं मिल रहा था, और फिर उसमें जानकारी आई कि 87 लाख में हॉटशॉट अपने सर्वर पर ट्रांसफर करने को भी कहा गया था। अब देखिए, आप राज कुंद्रा को समझिए, राज कुंद्रा क्या काम करते थे। हमने इससे पहले देखा कालीन का उनका काम था, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में जुड़े हुए थे, वो फिर आईपीएल की टीम में हिस्सेदार बन गए। उसके बाद उन्होंने अपना एक ऑनलाइन जो टेलीविजन पे जो सामान बेचने वाला एक चैनल था, वो उन्होंने स्टार्ट किया, वो भी काम नहीं किया। लगातार कुछ ना कुछ राज कुंद्रा करते गए, लेकिन ये ऐसा दौर था जब एप्लीकेशन बाजार में आ रहे थे और उनमें होने वाली सेल, खासतौर पे पोर्नोग्राफी को एप्लीकेशन के जरिए लोगों तक पहुंचाना, उससे होने वाली इनकम का कोई भी ऐसा आइडिया उनके दिमाग में नहीं था। यहां से एंट्री होती है सौरभ कुशवाहा की। सौरभ कुशवाहा आर्म्स प्राइम नाम का एक कंसेप्ट लेकर आते हैं और उसमें अप्रोच करते हैं राज कुंद्रा को कि आप इसमें हिस्सेदार बनिए मेरे साथ, मुझे पैसे की जरूरत है, हम दोनों इससे एक अच्छी कमाई ऑनलाइन बिजनेस के तौर पे कर पाएंगे।
यहाँ से राज कुंद्रा की एंट्री होती है एप्लीकेशन के इस नए बाजार में, जो उनको पैसा कमाने की एक बहुत बड़ी मशीन दिखाई दे रहा था। तब वो फरवरी 2019 में इसके 87 लाख रुपीस के आसपास का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और वो इसमें पार्टनर के तौर पर शामिल हो जाते हैं। लेकिन अक्टूबर, मेरे ख्याल से नवंबर होते होते उनको लगता है कि जितनी उन्होंने एक्सपेक्टेशंस करी थी इस बाजार से, इस मार्केट से, पोर्नोग्राफी के या आर्म्स प्राइम के जरिए, वो उनको नहीं हो रही है। यहाँ उनको रियलाइज होता है। तो यहाँ पर वो 3 ऑप्शन ये जो कुशवाहा है, सौरभ कुशवाहा, उनके सामने रखते हैं। या तो वो उनके 87 लाख रुपीस उनको वापस कर दें और जो शेयर है वो वापस ले लें, या चूंकि सौरभ कुशवाहा कई सारे एप्लीकेशन डिजाइन करते थे, उन्हीं में एक एप्लीकेशन था हॉटशॉट जो उनके सर्वर पर था सौरभ कुशवाहा के। राज कुंद्रा ने उनसे कहा कि आप 87 लाख रुपीस के बदले में मुझे जो हॉटशॉट जो है वो मेरे सर्वर पर आप ट्रांसफर कर दीजिए, आप 87 लाख रुपीस आपको वापस देने की जरूरत नहीं है। हाँ। तीसरा ऑप्शन उन्होंने कहा था, आप 87 लाख रुपीस अपने पास ही रखिए, लेकिन कंपनी के अकाउंट्स में उसको एक कर्ज के तौर पर ही दिखाइएगा। तो ये 3 ऑप्शन उन्होंने दिए थे। तो और इसके अलावा जो चैट्स हुए हैं 12 दिसंबर 2019 से लेकर 6 जनवरी 2020 के बीच में, ये वो चैट्स हैं जो सौरभ कुशवाहा के हैं और राज कुंद्रा के हैं, जिसमें इस एप्लीकेशन के खरीद फरोख्त को लेकर या हॉटशॉट को खरीदने बेचने को लेकर कई सारी बातें इनके बीच में हुई। इसी पर आते हैं अंकुर, फिर अब इसी पर आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ये बड़ी कवरेज और ये बहुत बड़ी खबर है, स्पेशली शिल्पा शेट्टी का चार्जशीट में बयान दर्ज होना, क्योंकि अब इससे ये भी सवाल उठता है कि शिल्पा शेट्टी के बयान के बाद से राज कुंद्रा की मुश्किलें किस हद तक बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी कंपनी में उनकी भागीदारी होना, उसके बाद रिजाइन करना और शिल्पा शेट्टी का साफ तौर पर यह कह देना कि उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि कुछ ऐसा काम भी राज कुंद्रा कर रहे हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, एक्सक्लूसिव कॉपी चार्जशीट की जी न्यूज के पास, और इसमें 1500 पन्नों की तो ये चार्जशीट है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। और चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जी न्यूज के पास मुंबई पुलिस की चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का पोर्नोग्राफी केस में अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि शिल्पा शेट्टी ने ये कहा कि राज कुंद्रा जो कर रहे थे उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। और भी कई ऐसी बातें हैं जो शिल्पा के स्टेटमेंट से राज कुंद्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा रही हैं। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और जितेंद्र शर्मा भी। अंकुर, सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें कई वो नाम शामिल हैं जो मीडिया में आकर राज कुंद्रा के खिलाफ बोल रहे थे, शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे और भी ऐसे कई नाम। लेकिन शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट अब आगे क्या विकल्प छोड़ता है राज कुंद्रा के लिए, जो जेल में बंद लंबे समय से जमानत का इंतजार कर रहे थे? देखिए, चार्जशीट में यकीनन तौर पर उनकी दिक्कतें जरूर बढ़ाई हैं, क्योंकि उनका रोल जो है अब किंग पिंग के तौर पर दिखाने की यहाँ पर जो दिख रहा है चार्जशीट में, वो एक किंग पिंग के तौर पर दिखाई दे रहा है। वो ऐसा नहीं था कोई भी चीज़ उनके सामने अचानक से आ गई। वो अगर आर्म्स प्राइम में डायरेक्टर बने और उसके बाद उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके उसमें से निकलना चाहा, वो भी उनकी एक स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने हॉटशॉट्स जो एप्लीकेशन बनाया वो अपने लंदन में बैठे हुए जो रिश्तेदार हैं प्रदीप बख्शी, उसके साथ मिलकर उस तरह से यहाँ वीडियो शूट कर कर वहाँ उसकी फाइल्स भिजवाया करते थे, वहाँ से उसको डाउनलोड किया जाता था। यानी ये बताता था कि वो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, ये जान करके यहाँ पर क्राइम है। उनको पता था कि यहाँ से अगर वो वीडियो डाउनलोड करेंगे वो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो जाएगा। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी रखी कि यहाँ पर वीडियो शूट करवाते थे, उसके बाद उसको इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में उसको लंदन भेजा जाता था प्रदीप बख्शी के पास, और प्रदीप बख्शी वहाँ से उसको हॉटशॉट के ऊपर डाउनलोड किया करते थे और वहाँ से फिर रेवेन्यू मॉडल पूरा जनरेट होता था। इसके अलावा जो लॉयड बैंक की बात हो रही है का जो अकाउंट है, वहाँ से पूरा का पूरा जो पैसा है, ये जो कमाई का जो पैसा है, इसको वहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। तो चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर समझ में आ रही है। इस चार्जशीट में उस प्लान बी को भी हिस्सा बनाया गया है, जो प्लान बी इन्होंने सोचा था या उसको इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर दिया गया था राज कुंद्रा उनकी टीम में। बाकायदा उस टीम में प्रदीप बख्शी भी शामिल था, इनके एम्प्लॉइज भी शामिल थे, और उसमें साफ तौर पर इनको पता था कि जब उनको एक दिन हॉटशॉट्स को बैन कर दिया जाएगा इसके पोर्नोग्राफिक और सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट की वजह से, और यही बात को ध्यान में रखकर इन्होंने ऑलरेडी एक बॉलीफिल्म नाम का एक एप्लीकेशन पहले से ही डिजाइन कर रखा था। नवंबर के महीने में जैसे ही उसको यूट्यूब और गूगल प्ले स्टोर बैन करते हैं, माफ कीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर उसको बैन करता है, तुरंत उसके बाद बॉलीफिल्म को ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इनके पास प्लान ए, प्लान बी, हर चीज का अवेलेबल था, और ये ही बातें होंगी जो अब जब कोर्ट में जिरा का दौर जब शुरू होगा, बचाव पक्ष के बीच में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बीच में, वहां पर राज कुंद्रा के लिए भारी पड़ने वाली है। ठीक है, राजीव रंजन को भी देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, इस वक्त आप कहाँ हैं? पहले तो ये भी बताइए, अपनी लोकेशन बताइए, और दूसरी बात ये है
कि शिल्पा शेट्टी अभी कैसे सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने पहले सफाई दी थी, लेकिन ये चार्जशीट में उनका स्टेटमेंट सामने आने के बाद से आपको लगता है कि वो अब जल्द ही आकर अपना और पक्ष रखेंगी पब्लिकली? देखिए, मैं फिलहाल मैं बता दूं कि मैं लोखंडवाला इलाके में हूं और इस बात के जहां की कुछ दूर यहीं से कुछ दूरी पर जो राज कुंद्रा का ऑफिस था वहीं उसी इलाके में हूं। दूसरी बात ये मैं बता दूं कि जिस तरीके से चार्जशीट में लगभग 1500 पन्नों का चार्जशीट है, 15,000 पन्नों का चार्जशीट है और उसमें साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि राज कुंद्रा वाज अ मेन फैसिलिटेटर, यानी राज कुंद्रा के खिलाफ जिस तरीके से जो आरोपित जो बातें कही गई थी वो साफ है। अब बात यह होती है कि शिल्पा कुंद्रा क्या इस मामले को लेकर मीडिया में या सोशल मीडिया में अपनी बात कहेंगी या नहीं। ये जाहिर है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जब ये मामला उभरा था तो शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग थलग हो गई थी। जो कई अलग अलग जो सेलिब्रिटी जहां वो जज के तौर पर डांस प्रोग्राम में काम वो एज अ जज के तौर पर थी, वहां से भी अलग हो गई थी। अब ये चार्जशीट के बाद वो सामने आ रही हैं नहीं, ये कहना मुश्किल है क्योंकि जाहिर तौर पर पिछले अगर उनके रिकॉर्ड देखा जाए या पिछली बार जो उनकी बातें देखी जाए तो वो साफ है कि इस बार में भी वो सामने नहीं आएंगी। लेकिन जिस तरीके से इस चार्जशीट में जो उनका स्टेटमेंट दर्ज किया गया है, इस स्टेटमेंट की भी कॉपी उसमें लगाई गई है, इस बात को लेकर जरूर उनको सफाई देना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से जो चार्जशीट के बाद जो बातें सामने आ रही हैं तो शिल्पा शेट्टी की जिस तरह की बातें जो कही गई थी वो उस चार्जशीट में दर्ज है, यानी उनका स्टेटमेंट दर्ज है जिसमें उन्होंने कहा है कि आखिर वो कंपनी से क्यों अलग हो रही है। व्यक्तिगत कारण को कंपनी बताती है, अलग होने का कारण बताती है। क्या व्यक्तिगत कारण इस तरीके से था क्योंकि राज कुंद्रा के जरिए किए जा रहे कामों के बारे में वो जानती थी और उससे असहमत थी, इसलिए वो अलग हो रही थी। इस बात पर जरूर उनको कुछ ना कुछ बात कहनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही हैं, कहीं शिल्पा शेट्टी कुंद्रा इस बारे में कुछ भी बात करने को राजी नहीं है। कई बार संपर्क भी साधा गया है लेकिन अभी तक उस बात पे कहीं भी वो कुछ कहने को राजी नहीं है क्योंकि उन्होंने उनका कहना है कि जो भी बात प्रियदर्शनी जुड़ गई हैं, मॉडल एक्ट्रेस हैं प्रियदर्शनी, ये जो पूरा मामला सामने आया है, चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ाने वाला भी है। जी, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रेड लाइट साइन है एंड रेड फ्लैग है एक तरह से कहा जाए। और शिल्पा शेट्टी जिस तरीके से कूली बिहेव कर रही हैं, इसका मतलब कि वो जैसे अभी गणपति पूजा में भी आपने देखा था कि किस तरीके से वो अपने बाकी परिवार के सदस्यों, अपनी मदर के साथ, अपनी बाकी दोनों बच्चों के साथ और बाकी परिवार के सदस्यों के साथ जिस तरीके से गणपति पूजा सेलिब्रेट कर रही थी, तो एक कैजुअल अप्रोच तो डेफिनेटली है ही शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की। और मैं कहीं ना कहीं ये भी जरूर मानती हूँ कि वो अपने आप को इस मामले से काटना चाह रही हैं क्योंकि ना ही उनको फाइनेंशियली जबकि सोशली भी उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ भी है और आगे भी अगर होगा, अगर इस मामले में वो घुसेंगी तो वो चाह रही है कि किसी भी तरीके से इस मामले से उनका पत्ता डल हो। लेकिन एक बात बहुत समझने वाली है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि शिल्पा शेट्टी, जो कि ऐसा नहीं था कि कोई घरेलू महिला है और या उन्हें पता नहीं है, दुनिया देखी नहीं है उन्होंने, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि उनके हस्बैंड क्या एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा सवाल जो अभी आपने पूछा कि उनसे ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि अचानक ऐसा कौन सा निजी कारण आ गया कि उन्होंने अपनी कंपनी की, खुद की कंपनी की डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दे दिया। ऐसा तो नहीं था कि पति पत्नी के कोई रिलेशनशिप खराब थे क्योंकि दोनों मिलकर खूब सारी वीडियोस बना रहे थे अलग अलग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स में और बहुत सारे सेलिब्रेशन और पार्टीज में जा रहे थे, तो पर्सनल रीजन तो था नहीं। तो ऐसा क्या रीजन था? क्या शिल्पा शेट्टी को क्या पहले से ही पता लग गया था कि राज कुंद्रा के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई होने वाली है? और अगर पता लग गया था तो इसी तरीके से अपने आप को अपना पत्ता काटने के लिए उन्होंने अपने आप को ठीक है प्रियदर्शनी, मानवी तनेजा भी जुड़ गई हैं, ये भी एक्ट्रेस है, मॉडल है। मानवी, कितना इत्तेफाक रखती हैं जो प्रदर्शनी कह रही हैं कि क्या ये वाकई ही शिल्पा शेट्टी इससे निकलना चाहती हैं, उनके लिए भंवर बन गया है क्योंकि उनकी अपनी सोशल एक अलग इमेज है अपने पति के इतर, या फिर जो चार्जशीट में बातें हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए? नहीं, मैं काफी हद तक प्रियदर्शनी की बातों से सहमत हूँ कि उन्होंने अपना पत्ता काटने की पूरी कोशिश करी क्योंकि फरवरी में भी एक इंक्वायरी बैठी थी, राज कुंद्रा पर फरवरी में इंक्वायरी थी और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से राज कुंद्रा को छोड़ दिया गया, कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। और उसी के
दौरान और उससे थोड़ा सा पहले ही शिल्पा ने डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसको भनक लग गई थी कि वो बहुत जल्दी शिकंजे में आ सकती है, फंस सकती है। और जैसे अब आप देख रहे हैं कि राज कुंद्रा जैसे अरेस्ट हुआ, उसके बाद से शिल्पा ने तो काफी देर तक चुप्पी साध रखी थी और उसके बाद सडनली वो कहती है कि मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। बाकी तो जो चार्जशीट हुई है सबमिट, उसके बिहाफ से हमें पता लगेगा। लेकिन मैं ये भी मानने को चाह रही हूँ कि शिल्पा को कुछ भी नहीं पता था राज कुंद्रा के बारे में, क्योंकि देखिए जब आप एक घर में रह रहे हैं और कमाई का जरिया कहाँ से आ रहा है, तो हस्बैंड वाइफ से कुछ भी नहीं छुपा होता है। और जैसे एविडेंस मिले हैं, घर में ही मौजूद एविडेंस है और कोई घर में कोई कबर्ड में मौजूद नहीं थे, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके उसको निकाला था। जो भी एविडेंस थे वो दीवार के अंदर थे। तो मतलब उस हालात में शिल्पा इन्वॉल्व ना हो, या शिल्पा को कुछ ये हो सकता है इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन शिल्पा को पता ना हो। और जब आप देखिए अगर किसी चीज कोई क्राइम हो रहा है और अगर आप उसको देख रहे हैं, आप उसको विटनेस कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसमें अपने आप में ही आप भी एक क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये एक बार चार्जशीट अच्छी तरीके से पता लगे कि क्या सबमिट हुई है, उसी के बाद हम कुछ और डिटेल में बता पाएंगे। जितेंद्र, क्या ये यू टर्न, अच्छा मेरे साथ पीके जैन फॉर्मर एडीजी महाराष्ट्र जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये जो चार्जशीट है इसके मायने क्या हैं और कितना ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकते हैं राज कुंद्रा के लिए, स्पेशली उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट इसमें। देखिए, चार्जशीट एक बार हो गया तो ये रेगुलर कोर्ट प्रोसीजर में आ गया। पुलिस को जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करना था, जो भी एविडेंस इकट्ठा करना था, वो उन्होंने इकट्ठा करके कोर्ट में पेश कर दिया। अब इसमें कोर्ट जो है वो चार्जेस फ्रेम करेगी और फिर उनके ऊपर बाकायदा केस चलेगा। केस में जो भी एविडेंस अभी तक इकट्ठा किया गया है या जो भी एविडेंस मिला है उसके आधार पे फिर उनको कन्विक्शन या एक्विटल होगा। तो ये बेसिकली अब जो एक लीगल मतलब एक इन्वेस्टिगेशन की स्टेज से निकल के अब ये कोर्ट के दायरे में चला गया है और जो भी उसको समय लगेगा उनको हर हियरिंग पे हाजिर रहना पड़ेगा और उनका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा। उनको फॉरेन ट्रेवल करने के लिए हर बार कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। हो सकता है उनका पासपोर्ट ना भी रिलीज हो, वो डिपेंड करता है कि उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कितना ऑब्जेक्शन लेता है। तो बहुत सारी दिक्कतें उनके लिए खड़ी हो जाएंगी इसमें। ये चार्जशीट होना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है जहाँ पे जो भी एक्यूज्ड है वो जो है वो मतलब इन्वेस्टिगेशन के दायरे से निकल के अगले स्टेज पे चला जाता है। सर, शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट बतौर पत्नी ना होकर अगर पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की मैं बात करूं तो वो कितना इसमें इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले कर रहा है, क्योंकि वो शिल्पा शेट्टी जो लंबे समय तक डायरेक्टर रहती हैं कंपनी में, उसके बाद वो कहती हैं कि निजी कारणों की वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा, उन्होंने रिजाइन कर दिया। कि देखिए क्या है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये सीआरपीसी की धारा 162 के तहत दर्ज किए जाते हैं। तो ये पुलिस के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट कोर्ट में बतौर एविडेंस रखा जाता है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। तो वो कोर्ट में जाके बहुत सारे लोग अपना बयान बदल देते हैं कि हमने ऐसा नहीं बोला था, पुलिस ने ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया। और 162 के जितने भी बयान रहते हैं वो अनसाइंड रहते हैं। तो पुलिस के सामने दिया हुआ कोई भी बयान कोर्ट में ग्राह्य नहीं है जब तक वो सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज ना किया गया हो। इसलिए शिल्पा शेट्टी ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा वो बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है। कोर्ट में जाके वो क्या स्टैंड लेती है और क्या जिरह करती हैं उसके ऊपर ये मटेरियल रहेगा कि उनके बयान को क्या अहमियत दी जाती है। ओके सर, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र, ये एक पॉइंट वैलिड है जो सर ने अभी बताया, और दूसरी बात ये जिसका जिक्र अभी प्रदर्शनी कर रही थी कि ये यू टर्न है, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ की सोशल इमेज को बहुत ज्यादा खतरा हुआ तो जितना कुछ बनाया है सब खराब हो जाएगा, जैसे कि बातें कही जा रही हैं। और यही कारण था कि उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया ताकि वो भी अलग रहें इस मामले से, वो निकलना चाहती थी। देखिए प्रयोदी, इसको दो तरीके से समझना जरूरी है। जैसा कि पूर्व डीजीपी ने कहा कि पुलिस के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट जो होता है वो अदालत में मायने नहीं रखता और वहाँ पर बदला जा सकता है, और वो ये भी कह सकते हैं कि ये ज़बरदस्ती बयान दिया गया। बिल्कुल सही बात है और अक्सर कई बार हमने ये चीज़ देखी है। लेकिन अगर शिल्पा शेट्टी के इस बयान को अगर हम देखें तो आप इसको दो तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। पुलिस ने राज कुंद्रा को इस पूरे पूरा जो ये नेटवर्क था उसका मास्टरमाइंड बताया। वहीं अगर शिल्पा शेट्टी का भी होता कि अगर वो कहती कि उसे इस नेटवर्क की जानकारी थी या क्या बिजनेस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शिल्पा शेट्टी भी इसमें एक पार्टी बनती, एक्यूज बन सकती थी। तो एक तरह से इसको ये कह सकते हैं कि शिल्पा शेट्टी को इसमें सेव करने की कोशिश भी की गई है। यही वजह है कि शिल्पा शेट्टी ने जो बयान दिया है उसने ये बताया है कि उसे इस पूरे बिजनेस के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप टाइमिंग देखें, वियान इंडस्ट्रीज से जिस समय शिल्पा शेट्टी ने रिजाइन किया है उससे करीब 2 महीने पहले 11 लोगों के खिलाफ
मुंबई पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें ज्ञाना वशिष्ठ थी और बाकी सब लोग भी थे। 2020 जुलाई में ही शिल्पा शेट्टी ने वियान इंडस्ट्रीज से अपना इस्तीफा दे दिया है और बाकी सब बिजनेसेस के बारे में किसी भी तरीके से जानकारी होने से इनकार दिया है, पर्सनल रीजन दिया गया। तो यानी कि आप इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि राज कुंद्रा को इस बात का आभास हो गया था कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ये नेटवर्क पुलिस के सामने आ चुका है, पुलिस 11 लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर चुकी है, देर सवेर उन तक भी पहुंचेगी, उनके खिलाफ भी इस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक को बचाने की इसमें कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस ने ऐसा कोई एविडेंस या कोई ऐसी बातचीत शिल्पा शेट्टी के खिलाफ जाती हुई इस पूरे चार्जशीट के अंदर नहीं दी है, लेकिन इसको एक ये भी देख सकते हैं कि जो पूरा मास्टरमाइंड है इस पूरे नेटवर्क का, वो राज कुंद्रा है। शिल्पा शेट्टी को इससे बाहर निकाल दिया गया। वहीं शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि उसे इस नेटवर्क की कोई जानकारी नहीं थी। तो निश्चित तौर पर जो पूरा ऑनर्स है, यानी कि इस पूरे नेटवर्क की जो जानकारी है परिवार के अंदर किसी को थी, क्या बिजनेस कर रहा है, वो सारी की सारी राज कुंद्रा के ऊपर आती है। तो इसका मतलब साफ है कि जो भी जिम्मेवारी होगी, अगर जो भी कानूनी प्रक्रिया अगर झेलनी होगी तो वो सिर्फ राज कुंद्रा को झेलनी होगी। शिल्पा शेट्टी इससे बाहर है। अगर कोई ऐसा एविडेंस निकल के नहीं आता है जिसमें शिल्पा शेट्टी की इन्वॉल्वमेंट आती है, तब शिल्पा शेट्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर अभी तक के सिनेरियो में देखा जाए तो जो जितेंद्र बता रहे हैं, अगर शुरुआत में जब ये मामला सामने आया तो शिल्पा शेट्टी की एक लंबी साइलेंस हमने देखी। उसके बाद ये भी देखा कि वो किस तरह से डरी हुई थी, क्योंकि उन्हें लेकर वो भी पुलिस की रडार पर थी। अब चीजें बदल गई हैं, तो क्या हम ये माने कि ये इस पूरे मामले को टैकल करने का एक तरीका भी हो सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर हर जब आप जहाँ पे आरोप लगेंगे तो अपना बचाव भी आप तैयार करेंगे। आरोप भले ही राज कुंद्रा पे लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आंच जो आई है आरोपों की, वो शिल्पा शेट्टी पर भी गई है। और शायद यही वजह रही थी कि शिल्पा शेट्टी ने कभी भी मीडिया के सामने खुलकर आकर अपनी बात कहने की बजाय सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट डालकर अपनी बात कहना ज़्यादा उचित समझा था। और ये अपने आप में एक मीडिया मैनेजमेंट का एक तरीका होता है। अक्सर सेलिब्रिटी इस तरह के तरीकों को अपनाते हैं ताकि वो सवाल जवाब के जो डायरेक्ट सवाल जवाब हैं उनके तरीकों से बच सकें। दूसरा इसका एक पक्ष ये भी है कि अभी जो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, राज कुंद्रा की मुश्किलें और चार्जशीट और ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, ये अभी यहाँ से आप यकीन मानिए अभी काम जस्ट शुरू हुआ है। आरोपी को पकड़ना, उससे पूछताछ करना, फिर चार्जशीट फाइल करना, अदालत के सामने पेश किया जाकर। मेन काम अब सामने आएगा जब इनको आरोपों को सिद्ध करना होगा प्रॉपर्टी सेल को, वहां पर जाकर। और मुंबई पुलिस के कुछ आला अधिकारी इस बात को भी कहते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर न्यूडिटी की जो परिभाषा है वो ही सही तरीके से डिफाइन नहीं की गई है। आप नेटफ्लिक्स से लेकर तमाम जितने भी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, वहां पर किसी न किसी रूप में न्यूडिटी परोसी जाती है, बोलकर परोसी जाती है। ऐसे में आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सही न्यूडिटी है या ये गलत न्यूडिटी है? क्या चीज न्यूडिटी में आना चाहिए और क्या चीज नहीं आना चाहिए, ये डिफाइन ही नहीं है। तो ये तो दो तीन चीजें होती हैं जिसका जिन क्लॉजेस का फायदा सुना होगा कि कितना मुश्किल होता है पुलिस के लिए भी इन्वेस्टिगेशन को जब कोर्ट तक लेकर जाते हैं। इस बारे में आप बताइए कि उस वक्त क्या चैलेंजेस होंगे? सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पीके जैन। हाँ जी, हाँ बोलिए। सर, अभी जब पुलिस के लिए क्या चैलेंज आप इसमें देख रहे हैं, और जब कोर्ट के सामने जाएंगे, जैसा अभी अंकुर बता रहे थे मेरे सहयोगी, कि उन्हें कंटेंट वाइज ये बताना पड़ेगा, कितनी न्यूडिटी के बारे में बताना पड़ेगा, वो जायज है या नाजायज है, कितने नॉर्म्स के साथ है, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। न्यूडिटी और इंडिसेंसी की परिभाषा कहीं पे भी दी नहीं गई है। वो इंडिविजुअल पैरामीटर्स हैं, किसको क्या चीज ऑब्सीन लगती है और किसको कितनी चीज ऑब्सीन नहीं लगती। अभी आप जो आपके रिपोर्टर थे बहुत सही बता रहे थे कि नेटफ्लिक्स ले लीजिए आप, और बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो आजकल आप वो कंटेंट फैमिली के साथ में बैठ के नहीं देख सकते, लेकिन वो कंटेंट बड़े धड़ल्ले से सेंसरशिप के बिना इस देश में परोसा जा रहा है। तो इसलिए ये चीज सिद्ध करना कि ये चीज जो है वो उन लड़कियों को बाध्य किया जा रहा था, उनको फोर्स किया जा रहा था, या ये कमर्शियल तौर पे इन्होंने क्या जो मैनिपुलेशंस की, वो हर चीज जो चार्जशीट में उनके खिलाफ कोर्ट में पेश की गई है, उसका मुद्दे सूद एविडेंस कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। और पेश करने के बाद में उनका जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा वो पूरा करके ही ये प्रोसेस आगे जाएगी। तो ये सब चीजें, उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स इन्होंने कैसे लिए, कौन कौन से कायदे में कौन से सेक्शन में ये अपराध होता है, वो सारी चीजें सिद्ध करने के बाद ही इसमें कहीं कन्विक्शन के चांसेस हैं। लेकिन ये सारी प्रोसेस होते होते काफी समय लग जाता है, 6, 7, 8 साल का समय लग जाता है। तो इतने में जो आदमी, जो व्यक्ति जो है, जो एक्यूज्ड है, वो वैसे ही घिस लेता है।
तो ये प्रोसेस इटसेल्फ बहुत पेनफुल है। इसमें छूट भी गए तो भी दाग लगा ही रहेगा सारी उम्र के। उन्होंने इस तरह की पिक्चरें बनाई, इस तरह का कंटेंट बनाया और उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया। मुझे ब्रेक लड़कियों को लेना है यहाँ पर। बस एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या राज कुंद्रा के लिए जमानत अभी उतनी आसान है? देखिए, जमानत चार्जशीट होने के बाद में मिलने में कोई आमतौर पे दिक्कत नहीं रहती। चार्जशीट पेश करने का टाइम रहता है 60 दिन या 90 दिन का, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी उसमें कन्विक्शन का अमाउंट, इम्प्रिजनमेंट का अमाउंट कितना है, सॉरी टाइम कितना है। तो इसलिए नॉर्मली कोर्ट्स का रवैया रहता है कि एक बार चार्जशीट पेश हो गई तो उसके बाद में फिर वो एक्यूज्ड है वो विटनेसेस के साथ भी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगा क्योंकि काम सारा हो चुका है। हाँ। तो आमतौर पर जमानत मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो इंडिविजुअल मजिस्ट्रेट के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनको जमानत दें या ना दें। ठीक है, आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी भी आप देख रहे हैं, गेस्ट भी मेरे साथ हैं। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.